नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह इस दौर की जो राजनीति है भारत की, उसमें सबसे ज़्यादा ज्वलंत मुद्दा बन गया है। और मुद्दा क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का समापन हुआ है। 4 राज्यों का परिणाम कल बता दिया गया है और एक राज्य यानी कि मिजोरम का जो परिणाम आना था उसकी काउंटिंग आज जारी है। शाम तक उसका भी रिजल्ट आ जाना चाहिए। ठीक है, अब ये जो 5 राज्य के जो इलेक्शन हुए हैं, इसमें से अगर देखेंगे 4 राज्य का जो कल रिजल्ट आया है उस पर यदि हम विस्तार से बात करें तो चारों राज्यों में एक चीज आपको देखने को मिला होगा कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी सत्ता में नहीं आई है। तेलंगाना में पहले क्षेत्रीय पार्टी थी भी, लेकिन वह भी सत्ता से वहां बाहर होती हुई नजर आई। कांग्रेस वहां बहुमत में आई है। तो इसीलिए अब एक विचार विमर्श चल पड़ा है, क्या भारत की राजनीति जो है वह राष्ट्रीय पार्टी की राजनीति हो गई है? क्षेत्रीय पार्टी अपना अस्तित्व गंवा रहे हैं, उनका महत्व क्या कम होता जा रहा है? और भारतीय राजनीति में यदि क्षेत्रीय दल का महत्व कम होता है, क्षेत्रीय दल जो है अपना अस्तित्व खो देते हैं, तो उसका क्षेत्रीय मुद्दा जो है, स्थानीय सरोकार के जो बातें होती है, जो स्थानीय जनता होता है, अल्पसंख्यक समुदाय होता है, उन पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? वह प्रभाव क्या बुरा होगा या वह प्रभाव जो है सकारात्मक भी हो सकता है? इन सब चीजों पर हम विस्तार से आज बात करने वाले हैं। क्या बढ़ रहा है राष्ट्रीय दलों का प्रभाव? तो इस पर हम विस्तार से डिटेल से चर्चा कर लेंगे कि इसको लेकर के क्या क्या बातें कही जा रही है। उससे पहले आपके लिए एक सूचना है, और सूचना क्या है कि कुछ बैचेज जो है, कुछ कोर्स जो है उसकी शुरुआत हो रही है। देखिए, 17th बीपीएससी यानी कि बीपीएससी का जो अभी नया एग्जाम आने वाला है, अगला एग्जाम आने वाला है, उसके लिए फाउंडेशन कोर्स जो है ऑनलाइन इसकी शुरुआत होने जा रही है और 24 दिसंबर से 12 बजे दोपहर में इसका समय रखा गया है। टारगेट प्रीलिम्स 2024 में जो लोग प्रीलिम्स दे रहे हैं यूपीएससी का, उनको ध्यान में रखते हुए, जो प्रीलिम्स आप जान रहे हैं कि एक जो है सिलेक्शन ना होने की बड़ी वजह बन रही है, इसीलिए इसका नाम ही दिया गया है टारगेट प्रीलिम्स बैच। प्रीलिम्स ओरिएंटेड ये होगा, इसमें समान अध्ययन और सीसेट यह भी ले सकते हैं आप। और कुछ लोग जिनको है कि भाई सीसेट मेरा तैयार है, मेरे को सिर्फ समान अध्ययन ही पढ़ना है, उनके लिए भी है। 28 दिसंबर 12 बजे से ये इसकी शुरुआत हो रही है। उसके बाद जो है एनसीईआरटी ऑनलाइन कोर्स, फाउंडेशन मजबूत करने के लिए यूपीएससी में कहा जाता है कि आपको एनसीईआरटी का अध्ययन जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वहां से देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी के किताबों से। तो यहां पर इसीलिए एनसीईआरटी का कोर्स दिया गया है आपको, ऑनलाइन कोर्स है। बैच प्रारंभ जो हो रहा है वह 24 दिसंबर से दोपहर के 12 बजे इसका भी समय रखा गया है। इन सभी कोर्स के बारे में विस्तृत जानकारी यदि आपको चाहिए तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, संस्कृति है इसका वेबसाइट भी दिया गया है। आप कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके इस संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर के अपना नामांकन सुनिश्चित करवा सकते हैं। चलिए हम आगे अब मुद्दे की ओर बढ़ते हैं कि यह मुद्दा जो है चर्चा में क्यों आ गया। यदि न्यूज़पेपर पर हम नजर दौड़ाएं तो यहाँ आप देखेंगे, इन कांग्रेस तेलंगाना विक्ट्री अ वार्निंग फॉर रीजनल पार्टीज। अब देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि एक राज्य, जहां पर ये 4-5 राज्य का चुनाव हुआ, तो 4 राज्य को लेकर के चूंकि अभी हम बात करते हैं, चूंकि परिणाम तो 4 का ही आया, मिजोरम का भी नहीं आया है। तो कहने का तात्पर्य है कि एक जगह तेलंगाना में जहां क्षेत्रीय पार्टी की सरकार थी बीआरएस की, वह भी समाप्त हो गई, वहां से बहुमत खो दिया है, कांग्रेस बहुमत में आ गई है। तो वहां पर कांग्रेस में बहुमत आने के बाद यह चर्चा काफी तेज हो गया है कि क्या यह जो है क्षेत्रीय पार्टी के लिए खतरे की घंटी है। क्योंकि देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में बीजेपी आई, राष्ट्रीय पार्टी है। राजस्थान में भी बीजेपी ही आई, छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी ही जीती, यानी कि 3 राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। और कांग्रेस जो है वहां तेलंगाना में सरकार बना रही है। 4 के 4 राज्यों में आप जान रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों ही राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं। ठीक है, तो यहां पर यह बातें इसीलिए की जा रही है कि चारों ही राज्यों में देखा गया है कि कोई भी क्षेत्रीय पार्टी जो है यहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए नजर नहीं आ रही है। सरकार बनाना तो दूर की बात है, लेकिन परफॉर्मेंस भी जो होता है ना, कभी कभी त्रिशंकु विधानसभा हो जाता है। इस तरह की कोई संभावना ही नहीं नजर आई, जहां पर जैसे कि मान लीजिए उदाहरण के तौर पर राजस्थान को या मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ले लीजिए, तो यदि मुकाबला था भी तो दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी के
तहत था। तो इसीलिए बातें की जा रही है कि क्या क्षेत्रीय पार्टी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तो इसको लेकर के हम बात करते हैं। देखिए 4 राज्यों का जो चुनाव परिणाम है मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि चुनाव परिणाम क्या क्या आया है। चलिए अब मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर एक चीज और देखिए, अगर भारत के मैप को आप देखते हैं, क्योंकि इसमें जो अभी हाल ही में 4 राज्य का जो परिणाम आया है वह भी इस मैप में शामिल कर लिया गया है। इसमें है कि भारत में किन राज्यों पर किस पार्टी का दबदबा है, यानी कि उसकी सरकार जो है वह चल रही है। यहां पर अगर इस मैप पर आप नजर दौड़ाएंगे तो ये जो येलो आपको नजर आ रहा है, ये येलो संकेत करेगा बीजेपी की सरकार, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की। और ये जो डार्क येलो आपको दिखेगा यहां पर, इसका मतलब है कि एनडीए की सरकार होगी, यानी कि भारतीय जनता पार्टी वहां शामिल है अपने किसी सहयोगी दल के साथ। ठीक है, तो एनडीए के सरकार के साथ मतलब यहां पर उसका गठबंधन में बीजेपी होगी। और ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन, इसका मतलब है कांग्रेस का होगा यहां पर शासन। ठीक है, और यहां पर जो ये दिख रहा है थोड़ा डार्क कलर में, यह कांग्रेस जो है वह गठबंधन के साथ होगी। अब उसको इंडिया अलायंस कहा गया है, पहले यूपीए कहा जाता था उसको। ठीक है, तो अब थोड़ा सा अपडेट खुद को भी कर लेना है। तो यहां पर इन सब चीजों पर जरा सा विस्तार से देखिए शुरुआत से देखते हैं, उत्तर से देखते हैं। यह जो है लद्दाख का हिस्सा पड़ता है, यह जम्मू कश्मीर का हिस्सा पड़ता है। आप जानते हैं कि लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2019 में जब यहां पर 370 हटाया गया था और 35A हटाया गया था, उसके बाद ये दोनों जो क्या है यूटी बन गया, यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ठीक है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र के द्वारा यहां पर शासन प्रशासन का काम चलता है। तो यहां पर इलेक्शन की बात ही नहीं है। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होगा यह कहा गया है, लेकिन फिलहाल इलेक्शन प्रस्तावित नहीं है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं उनसे हाल ही में कल परसों में पूछा गया था, तो उन्होंने कहा कि जब भी इलेक्शन कमीशन चाहे यहां पर चुनाव करा सकते हैं। तो यानी कि विधानसभा चुनाव यहां होना है, लेकिन हुआ नहीं है 2019 के बाद। तो यह मामला यहां खत्म हो गया। अब देखिए यहां पर अगर सबसे पहले देख लेते हैं, येलो वाला देख लेते हैं। देखिए एक लंबे क्षेत्र में आप देखेंगे, चूंकि राजस्थान भी अब जीत गई है बीजेपी, यहां पर मध्य प्रदेश भी और छत्तीसगढ़ भी। तो यहां उत्तर प्रदेश में पहले से है, उत्तराखंड में पहले से है, हरियाणा में पहले से है, और यहां पर देखेंगे गुजरात में भी पहले से है बीजेपी की सरकार। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे, चाहे वो असम हो, चाहे वो आपको अरुणाचल प्रदेश हो जाए, मणिपुर हो जाए, इन सभी जगहों पर, त्रिपुरा में हो, इन सभी जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, यानी कि वह सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में वहां पर है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा था कि डार्क येलो, तो ये देखिए ये हो गया महाराष्ट्र। यहां पर आपको जैसे महाराष्ट्र के अलावा देखिए नागालैंड हो गया या सिक्किम हो गया, इन जगहों पर जो है वह अलायंस के साथ है, एनडीए के साथ है, मुख्यमंत्री किसी और पार्टी के साथ है और बीजेपी वहां गठबंधन में। यानी कि कुल मिलाकर के देखेंगे तो राष्ट्रीय पार्टी का प्रभाव उन राज्यों पर है। इसी तरह यहां पर देखेंगे, अगर आप कांग्रेस को लेकर के देखें तो इस क्षेत्र पर देखिए, यहां पर कर्नाटक है ये, और अभी मैंने कहा कि तेलंगाना का रिजल्ट आ गया है। तेलंगाना में बीआरएस यानी कि जो केसीआर की पार्टी थी, भारत राष्ट्र समिति, वह चुनाव हार गई है और यहां भी कांग्रेस ने बहुमत बना लिया है। तो उम्मीद की जा रही है कि कांग्रेस की ही सरकार यहां पर बनती हुई नजर आएगी। तो यहां पर भी देखिए राष्ट्रीय पार्टी हो गया। ये दोनों राज्य जो हैं बिहार और झारखंड, यहां पर आप कह सकते हैं इंडिया अलायंस जो भी नया है, तो कांग्रेस गठबंधन में है, तो राष्ट्रीय पार्टी का कहीं ना कहीं दबदबा निश्चित तौर पर यहां भी हो ही गया। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार है। तो कुल मिलाकर के अगर आप यहां नजर दौड़ाएं तो भारत के एक बड़े भूभाग पर आपको राष्ट्रीय पार्टी जो है राज करती हुई नजर आ रही है। क्षेत्रीय पार्टी की बात करें तो देखिए यहां पर ये मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम का आज जो है काउंटिंग हो रहा है। उम्मीद की जा रही है कि मिजोरम में जो जीत होने वाला है वह क्षेत्रीय दल ही यहां पर दबदबा बनाने वाली है, जेडपीएम एक यहाँ की रीजनल पार्टी है, और उम्मीद की जा रही है कि सरकार यहाँ बदल जाएगी और जेडपीएम के ही मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेंगे, तो क्षेत्रीय दल यहाँ बन सकता है। इसके अलावा अगर देखें यहाँ पर तो वेस्ट बंगाल में जो टीएमसी है उसकी सरकार है। इसके अलावा आपको यहाँ पर उड़ीसा में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, केरल में, इन सभी जगहों पर देखेंगे तो जनरली क्षेत्रीय पार्टी है। हाँ, यहाँ केरल में यहाँ पर देखेंगे यह राष्ट्रीय पार्टी है। तो कहने का तात्पर्य है, इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी भी अब राष्ट्रीय पार्टी है, अपडेट कर लेना है खुद को। तो ये सब चीजें जब आप नजर दौड़ाएंगे तो यहाँ भी देखिए राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा है, इस क्षेत्र पर भी, यहाँ पर भी, केरल पे। तो ये जो पूर्वी हिस्सा थोड़ा सब पर जाता है और दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं, तो इनको अगर छोड़ दें तो आप देखेंगे कि पूरे भारत पे ऐसी पार्टी का दबदबा है जो कि राष्ट्रीय पार्टी है।
राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी पहचान है। तो यहां पर इसीलिए अब ये मुद्दा जो है चर्चा का विषय बना हुआ है और इस तरह के मुद्दों को यूपीएससी उठा सकती है। यूपीएससी आपसे इस पर विचार विमर्श करवा सकती है, आलोचनात्मक अध्ययन करवा सकती है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए, इसलिए बहुत अच्छे से इसको एनालिसिस कर लीजिए ताकि जब आप आंसर राइटिंग लिखे या ऐसे वगैरह में ये प्रश्न आए तो बहुत अच्छे से डीपली आप इस पर चर्चा परिचर्चा कर लें ताकि आपका उत्तर लेखन जो है वह बहुत ही समृद्ध दिखे। तो यहां मामला समझ में आ गया कुल मिलाकर के। इसके अलावा आप देखेंगे यह जो चुनाव लड़ा गया था, जरा आप चुनाव लड़ने की प्रवृत्ति पर ध्यान डालेंगे तो आप और भी चीजें समझ पाएंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि राष्ट्रीय पार्टी बनाम क्षेत्रीय पार्टी का यह चुनाव जो लड़ा गया, तो बीजेपी ने जो चुनाव लड़ा, चारों ही राज्यों में बीजेपी ने सीएम का चेहरा नहीं बताया। जबकि आप समझ लीजिए कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के ऑलरेडी सीएम थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन उनको भी एक तरह से कह लीजिए चेहरा नहीं बनाया गया। तो ये पूरा जो इलेक्शन लड़ा गया वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के चेहरे पे लड़ा गया। अब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर के चेहरे पे लड़ने का तात्पर्य, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि यह राष्ट्रीय स्तर की बातें की गई, ठीक है। रीजनल वहां पर कोई लीडर को आगे बहुत अधिक नहीं बढ़ाया गया। आप ये समझ रहे हैं। तो एक तरफ बीजेपी ये करती नजर आई और दूसरी तरफ कांग्रेस ने क्या किया कि जैसे मध्य प्रदेश में ही देखेंगे तो कमलनाथ वहां के लीडर है, या फिर आप राजस्थान में देखेंगे तो अशोक गहलोत वहां मुख्यमंत्री रहे थे, इवन यहां पर कि जहां तेलंगाना में कांग्रेस जीती है तो रेड्डी वहां। तो कहने का तात्पर्य है, या बघेल छत्तीसगढ़ में, कांग्रेस ने क्या किया, क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाया चुनाव में। नतीजा क्या हुआ कि जहां जहां उन्होंने क्षेत्रीय नेताओं को आगे बढ़ाया, तेलंगाना को छोड़ दे यदि, तो हर जगह बहुत ज्यादा शिकस्त देखने को मिला। तो दूसरी तरफ यहां पर राष्ट्रीय चेहरा का फायदा बीजेपी को मिलता है, क्षेत्रीय चेहरा का नुकसान कांग्रेस को झेलना पड़ा इस विधानसभा चुनाव में। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, कहते हैं ना बिटवीन द लाइन स्टडी करना, इसके बाद आप समझ पाएंगे कि मामला कहां जा रहा है। यहां पर नेशनल पार्टीज वर्सेस रीजनल पार्टीज का मामला जा रहा है और इसीलिए लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि क्या भारतीय लोकतंत्र में अब क्षेत्रीय पार्टी के लिए जगह नहीं बच जाता है। और यदि ऐसा होता है तो फिर आगे चल के भारत की राजनीति की स्थिति जो है, दशा और दिशा है, वह क्या होने वाली है। एक बात और आप समझ लीजिए, एक पॉइंट, टीआरएस के अध्यक्ष जो हैं केसीआर थे। अब इन्होंने यह तय किया कि टीआरएस जो है वह हम इसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाएंगे, इसका पूरे भारत के क्षेत्र पे दबदबा होना चाहिए। तो इन्होंने टीआरएस का नाम बदल के बीआरएस कर दिया, ठीक है, भारत राष्ट्र समिति कर दिया। लेकिन चुनाव में क्या हुआ, केसीआर अभी आप जानते ही हैं, राष्ट्रीय पार्टी तो छोड़िए, उनके अपने राज्य के जनता ने उन्हें नकार दिया और यहां कांग्रेस जीतती हुई नजर आई, जो कि क्षेत्रीय पार्टी को रिप्लेस करके राष्ट्रीय पार्टी जीत गई। तो यह मामला जो है इसीलिए अब तुल पकड़ता नजर आ रहा है। इसलिए हम इसके तमाम पहलुओं पर चर्चा कर लेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी कौन सी होती है, क्षेत्रीय पार्टी क्या होता है, या फिर क्षेत्रीय पार्टी का नुकसान या नफा क्या है, राष्ट्रीय पार्टी के अपने क्या मुद्दे होते हैं, इन सब चीजों पर विस्तार से बातें करेंगे। राजनीतिक दल को मोटे तौर पर दो भागों में आप बांट लीजिए, एक हो गया क्षेत्रीय पार्टी, एक हो गया राष्ट्रीय पार्टी। देखिए डेफिनेशन परिभाषिक तौर पे, टेक्निकलिटी अगर हम देखेंगे तो उस पर हम आएंगे, लेकिन मोटे तौर पर राष्ट्रीय पार्टी कहने का तात्पर्य यदि आपके दिमाग में आए तो आप यह कह सकते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी वह है जिसका प्रभाव जो है भारत के अधिकांश राज्यों पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो। और क्षेत्रीय पार्टी कहने का तात्पर्य है कि जिसका प्रभाव जो है एक सीमित भूभाग में हो, कुछ क्षेत्र में हो, एक दो स्टेट में हो, इस तरह के कहने का एक मोटा मोटी तात्पर्य। अब हम इसको जरा डिटेल से देखेंगे, इसके तकनीकी पहलुओं पर चलेंगे और देखेंगे कि चुनाव आयोग किसी को राष्ट्रीय पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा देती है तो उसके क्या क्या पहलू होते हैं। राष्ट्रीय दल कौन होता है, सबसे पहले इसे समझ लीजिए। कुछ पॉइंट है, आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए, बहुत कठिन नहीं है, हालांकि ये कॉम्प्लेक्स है, भाषा के स्तर पर आपको इसे समझना जरूरी है और यूपीएससी यहां से खूब स्टेटमेंट बना सकती है। अब चूंकि यहां चर्चा में आ गया है राष्ट्रीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी का मुद्दा, इसलिए प्रीलिम्स में प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। मेंस के लिए फेवरेट टॉपिक तो ये है ही, लेकिन यदि यूपीएससी यहां से इस टॉपिक से प्रश्न बनाती है तो यहीं से प्रश्न बनेगा। राष्ट्रीय दल क्या होता है, कैसे दर्जा दिया जाता है, उसकी जो क्वालिफिकेशन वगैरह है उसको लेकर के, या फिर रीजनल पार्टीज को लेकर के क्या बातें की जाती है, कोई रीजनल पार्टी है वह कब राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है, इन सब मुद्दों को लेकर के प्रीलिम्स में यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ सकती है। इसलिए यहां पर आपको क्या करना है, फटाफट पेज निकालिए, पेन निकालिए और इसको नोट कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। इसका पीडीएफ जो है संस्कृति आईएएस के टेलीग्राम ग्रुप में आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां आप सब समझ लीजिए, भाषा के स्तर पर थोड़ा
थोड़ा सा समझना है कि कब कोई राजनीतिक दल जो है वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। देखिए, किसी दल को 4 या अधिक राज्यों में, यहां राज्य के नंबर की बात की गई है, जो स्टेटमेंट मैं दूंगा वह होगा कि या तो ये स्टेटमेंट वो फुलफिल कर ले वो पार्टी, या फिर ये कर ले, या फिर ये कर ले, कोई भी एक कंडीशन वो फुलफिल करता है तो वह राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। तो यहां पर देखिए, यहां पर कहा गया है राज्य को लेकर के कि कोई भी दल जो है 4 या 4 से अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में उसे मान्यता मिल जाता है तो उसे राष्ट्रीय पार्टी इलेक्शन कमीशन कह देगी। अब यहां पर एक प्रश्न फिर आपके मन में आना चाहिए, और वह प्रश्न यह है कि मैंने आपसे कहा 4 या अधिक राज्यों में वह जो है राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेती है। तो आपके मन में आना चाहिए ना कि भैया सबसे पहले राज्य स्तरीय पार्टी क्या होती है, हमें यह बता दो। तो हमें यह भी पढ़ना है। इसका अगला टॉपिक मैं आपको यही बताऊंगा कि कोई भी दल जो है राज्य स्तरीय पार्टी उसे कम मान लिया जाएगा। मान लीजिए आपका मन कर गया कि यूपीएससी आपने कर लिया, आजकल तो बहुत सारे सिविल सर्वेंट जो है रिजाइन दे करके और चुनाव लड़ रहे हैं, या आपका मन किया कि चलो अच्छे से देश सेवा करेंगे और राजनीति में सीधे उतरते हैं, ठीक है, प्रत्यक्ष तौर पर जनता की सेवा करेंगे और राजनीति में आए तो आप एक पार्टी बनाएंगे। लेकिन आपकी पार्टी को राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा कब मिलेगा और फिर राष्ट्रीय स्तर का दर्जा कब मिलेगा, इसको ऐसे सोच के देखिए कि आप अपनी पार्टी के लिए कर रहे हैं, कभी भविष्य में बनाना पड़े तो आपको याद करना समझना आसान हो जाएगा। तो यदि आपकी पार्टी हो तो आपको 4 या अधिक राज्यों में जो है यहां पर राज्य स्तरीय दल के रूप में आपको मान्यता प्राप्त होना चाहिए, इलेक्शन कमीशन देगी, उसके बाद आप राष्ट्रीय दल बन सकते हैं। राज्य स्तरीय दल क्या होता है इस पर हम बातें करेंगे। ये स्टेटमेंट या तो फुलफिल हो जाए, या फिर दूसरा, किसी दल को लोकसभा चुनाव या कम से कम 4 राज्यों के विधानसभा चुनावों में, ध्यान देना है, कुल वैध मतों का, यानी कि जो वैलिड है मत, तो वैध मतों का कम से कम कितना 6% मत प्राप्त हुआ हो और लोकसभा चुनाव में वह 4 सीटें भी प्राप्त की हुई हो, कम से कम 4 सीटें जीती हो, तब भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। मान लीजिए ये 2 कंडीशन नहीं फुलफिल हुआ तो तीसरा भी है, यह भी हो जाता है। तब भी कैसे, देखिए, कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों में से 2% सीटें जीती हो। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में। किसके लिए? लोकसभा का जब चुनाव होगा, लोकसभा के चुनाव में जो कुल सीटें होगा उसका 2% सीटें जीती हो। यदि कोई पार्टी यह भी फुलफिल करती है तब भी उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा दे दिया जाएगा। यह मसला समझ में आ गया। मैंने यहां पर बातें की थी कि 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल का दर्जा यदि मिल जाता है किसी पार्टी को तब भी वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाता है। तो यहां पर राज्य स्तरीय दल क्या होता है जरा इसे भी समझ लेना हमारे लिए जरूरी होगा। राज्य स्तरीय दल को आप क्षेत्रीय पार्टी भी कहते हैं, जो हम चर्चा में ला रहे हैं। देखिए, किसी दल ने विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त किया हो। ध्यान देना है, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कुल मतों का, मैं कह रहा हूं कि वैध मतों का, यानी कि वोट जो डालने गए लोग उसमें से बहुत सारे वोट ऐसा हो जाता है जो इनवैलिड हो जाता है। तो जो इनवैलिड है उसको काउंट नहीं करना है। ये नहीं कहना है कि कितने % लोगों ने चुनाव में भाग लिया, उसका नहीं, वैलिड कितना रहा। इलेक्शन कमीशन जब उसकी काउंटिंग करती है उस समय यह तय होता है। तो कुल वैध मतों का कम से कम 6% मत जो है प्राप्त हो और साथ ही विधानसभा में कम से कम 2 सीटें भी प्राप्त किया हो। यानी कि 2 कंडीशन यहां पर है, यानी कि विधानसभा की सीट भी जीतना पड़ेगा और वोट परसेंटेज जो है वह भी आपको लाना पड़ेगा। उसके बाद जो है राज्य स्तरीय दल की श्रेणी में आप जा सकते हैं। उसके बाद देख लीजिए, कोई दल हो राज्य के लोकसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त करने के साथ ही राज्य के लोकसभा से, देखिए, लोकसभा से कम 1 सीट जीती हो तब भी हो जाएगा। या फिर अगला भी है फॉर्मेट, देखिए, ये कंडीशन है, या तो ये होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए, या फिर ये होना चाहिए। सभी हो गया तो और अच्छी बात है। यदि किसी दल ने विधानसभा चुनाव में कुल सीटों का कम से कम 3% या फिर 3 सीटें, दोनों बातें हैं, या तो वोट परसेंटेज देखेंगे तो 3% हो गया, नहीं तो 3 सीटें जो भी अधिक हो जाए अगर ले आती है तब भी वो क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर लेगी। उसके बाद किसी दल ने लोकसभा की प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीटें जीती हो तब भी ये हो सकता है क्षेत्रीय पार्टी। अगला प्रावधान भी है, कोई दल है लोकसभा चुनाव या राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का कम से कम 8% मत प्राप्त किया हो। जहां भी परसेंटेज में आएगा कि इतने परसेंटेज मत प्राप्त किया हो, ध्यान रखना है वैध मतों का यहां पर आएगा, जो वैलिड है उसी की बातें की जाएगी। एकदम ध्यान रखना है, यूपीएससी हो सकता है वैध
ना डाले। यहाँ आपको सीधे यहाँ डाल दे चुनाव में कुल मतों का कम से कम 8% मत प्राप्त हो, और आपको पक्का याद होगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है 8% होना चाहिए, और आप टिक लगा के आ जाएंगे। और ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ वैलिड जो है वह नहीं यूज किया था। तो ध्यान रखना है, जहां कहीं भी याद करने की जरूरत नहीं है, जहां कहीं भी परसेंटेज निकलेगा आप एक सुर में याद रखिएगा, वैलिड होना चाहिए। वैध मत होगा तभी हम उसको लेकर के उस स्टेटमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे, नहीं तो वो गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। तो ये मामला समझ में आ गया। दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी कैसे कोई बनती है उसको लेकर के भी आप इसे समझ लीजिए। इसके अलावा क्षेत्रीय पार्टी या राज्य स्तरीय पार्टी के लिए क्या इलेक्शन कमीशन ने प्रावधान किए हैं इसे भी समझ लिए। चलिए अब आगे हम अपने डिस्कशन को बढ़ाते हैं। हमने सबसे पहले प्रावधान देख लिया कि राष्ट्रीय पार्टी कैसे बनते हैं, राज्य स्तरीय पार्टी का क्या चीज है। अब हमारे लिए यह चीज जानना होगा, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि चुनाव में राष्ट्रीय दलों का यदि दबदबा बढ़ जाता है, उसका प्रभाव बढ़ जाता है, तो फिर जो भारत की राजनीति है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, संघीय व्यवस्था है, उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या नफा या नुकसान हो सकता है, उसका जरा हम अध्ययन कर लेते हैं। देखिए चारों राज्यों के परिणाम को जैसा आप देखेंगे, चारों राज्यों में राष्ट्रीय पार्टी ने जीत दर्ज की है। पहली बात तो ये हो गया, जैसा कि मैप में मैं दिखाते हुए बताया था। फिर से एक बार मैप पे आप चलिए ताकि आप जो है चीज़ों को समझ पाएं, आपको याद आ जाए चीज़ें कि मैप पे देखिए भारत का टोटल आपको मैंने दिखाया था। ये पूरा हिस्सा देख लीजिए राष्ट्रीय पार्टी का, लगभग ये पूरा हिस्सा राष्ट्रीय पार्टी का। यह भी यहाँ क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन राष्ट्रीय पार्टी गठबंधन में है। यहाँ दोनों कांग्रेस आ गई राष्ट्रीय पार्टी के रूप में, यहाँ भी राष्ट्रीय पार्टी है, यहाँ देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी जो देखेंगे यहाँ पर पंजाब में है ही, और ये एरिया पूरा अभी यूटी है। तो कुल मिला के देखेंगे तो इस हिस्से को थोड़ा सा आप यहाँ छोड़ दें तो आप देखेंगे कि अधिकांशतः जगह जो है वह राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा है। ये मामला समझ में आ गया। तो पहली चीज तो ये थी कि देखिए इसके अलावा भी देखेंगे कि मुख्यमंत्री बनने को लेकर के अगर राज्यों में देखेंगे तो अधिकांश राज्यों में भारत के जो मुख्यमंत्री हैं, राज्यों की स्थिति को देखेंगे तो वह राष्ट्रीय दल से संबंधित नेता जो है वही मुख्यमंत्री हैं। 22 राज्यों में देखेंगे राष्ट्रीय दल सरकार शामिल में है, और 16 ये 22 जो है उसमें से 16 राज्यों में राष्ट्रीय दलों के मुख्यमंत्री हैं, और 6 राज्यों में क्षेत्रीय दलों के मुख्यमंत्री हैं। राष्ट्रीय दल सरकार में शामिल है इसमें। अब सोच सकते हैं ये कितना अपने आप में चौंकाने वाला आंकड़ा है। इसके अलावा क्या होता है, राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार होता है। राष्ट्रीय पार्टी के साथ ये होता है, उसमें क्या होता है, क्षेत्रीय मुद्दा गौण हो जाता है कई बार, क्योंकि किसी विशेष क्षेत्र से संबंधित कुछ विशेष समस्याएं हो सकती है। तमिलनाडु की जो समस्या हो सकती है वह जरूरी नहीं हो कि बिहार और उत्तर प्रदेश की भी समस्या हो। वहां संभव है कि नदी जल के बंटवारे को लेकर के विवाद चल रहा हो, चाहे वो कर्नाटक, तमिलनाडु और वो पुडुचेरी में हो, कावेरी नदी को लेकर के मामला हो। संभव है बिहार और झारखंड में भूमि के बंटवारा को लेकर के मामला हो, कुछ संपत्ति को लेकर के विवाद चलता हो। तो दोनों जगह की स्थिति अलग अलग हो सकती है। लेकिन जब राष्ट्रीय पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ चुनाव लड़ती है। क्षेत्रीय मुद्दे वहां पर गौण होते हुए दिखाई पड़ते हैं। देखिए ये कंपलसरी नहीं है कि क्षेत्रीय मुद्दे नहीं ही उठेंगे, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार जो देखिए थोड़ा सा इसको वाइस वर्सा करके देखिए, जातिगत जनगणना भारत की राजनीति में हमेशा ही क्षेत्रीय पार्टी उठाती रही है। ठीक है, ये इतिहास रहा है। लेकिन इस बार जब इलेक्शन होता है तो कांग्रेस जहां जहां चुनाव में थी उसने जातिगत जनगणना को उठाया था। यदि हम सत्ता में आते हैं तो जातिगत जनगणना करवाएंगे, कास्ट सेंसस करवाएंगे। अब कांग्रेस कौन सी पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है। मुद्दा कौन सी उठा रही है, वो मुद्दा जो जनरली क्षेत्रीय पार्टी उठाया करता है। तो यहां पर उल्टा भी देखने को मिला, लेकिन इसके बावजूद भी मामला यहां पर बनता हुआ नजर नहीं आया। लेकिन अधिकांशतः देखेंगे राष्ट्रीय पार्टी राष्ट्रीय मुद्दों के साथ चलती है। ठीक है, क्षेत्र को उस हिसाब से वो समायोजित कर लेती है, और यहां पर क्षेत्र के जो हित होते हैं उसके साथ समझौता कहीं न कहीं हो जाता है, और वही समस्या हो जाती है। राष्ट्रीय पार्टी के चुनाव जीतने की संभावना जो है उसका अगर आप देखेंगे बढ़ने की संभावना वह राष्ट्रीय मुद्दों के साथ ही हुआ करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लोकतंत्र में क्षेत्रीय दलों की आवश्यकता क्या है। भाई क्यों नहीं ऐसा हम कर लेते हैं कि चलो 2-3 राष्ट्रीय पार्टी हो और उसी के साथ चुनाव हुआ जाए, क्षेत्रीय दल की जरूरत ही नहीं है। लेकिन यदि क्षेत्रीय दल प्रोसेस में है तो क्यों, उसकी आवश्यकता क्या है। देखिए क्षेत्रीय दल जो है, जैसा कि आप जानते हैं, मैंने कहा कि एक क्षेत्र से संबंधित होते हैं, किसी कास्ट से भी कई बार वो संबंधित होते हैं, किसी संप्रदाय से संबंधित होते हैं, भाषा को लेकर के आगे चलते हैं, किसी समुदाय को लेकर के आगे चलते हैं, यानी कि उनका क्षेत्र विशेष से हित जुड़ा हुआ होता है। अब क्षेत्र विशेष से हित जुड़ा हुआ मुद्दा अगर होगा तो जाहिर सी बात है वहां के लिए वह संवेदनशील मसला होगा। जैसे कि मान लीजिए
अगर मणिपुर में चुनाव होता है तो निश्चित तौर पर मणिपुर में अगर क्षेत्रीय दल के लिए मुद्दा होगा, जैसा कि मणिपुर के चुनाव में हुआ भी था, तो वह मैतेई और कुकी समुदाय के लिए मुद्दा हो जाएगा। ठीक है, मैतेई समुदाय से संबंधित पार्टी वहां मैतेई समुदाय के हितों को उठाएगी, कुकी समुदाय से संबंधित पार्टी कुकी मुद्दों को उठाएगी। अब जनता वहां की है, मणिपुर की है, तो वहां वह तय कर सकती है कि हमारे लिए कौन ज्यादा जरूरी है। लेकिन राष्ट्रीय पार्टी अगर मणिपुर में चली जाती है तो वह मुद्दा उठाएगी कि मणिपुर की सीमा जो है म्यांमार से साझा करती है, हम यहां पर ये करेंगे। वो राष्ट्रीय मुद्दों के साथ चल रही होगी, कई बार वह स्थानीय मुद्दे वहीं गौन हो जाते हैं। और जनता कई बार इस स्थिति में बहुत मजबूर नजर आती है कि जब सभी दबदबा वाले पार्टी राष्ट्रीय पार्टी हो, क्षेत्रीय पार्टी या तो गठबंधन में हो या कम सीटों के साथ हो, तो जनता के पास विकल्प नहीं बचता है। तो यह बातें एक तरह से देखा जा रहा है भारतीय राजनीति में तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो अल्पसंख्यक समूहों की भागीदारी नजर आएगी भारतीय राजनीति में यदि क्षेत्रीय दल अधिक से अधिक होते हैं, और जहां है क्षेत्रीय दल उसमें यह देखा भी जा रहा है क्षेत्रीय मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगा। जैसा मैंने पहले भी कहा कि तमिलनाडु का अगर होता है, वहां की क्षेत्रीय पार्टी होगी तो कावेरी नदी जल विवाद जो है वह उठेगा ही। यदि आप मान लीजिए पंजाब में चुनाव होता है तो पराली की समस्या आएगी, नशा की वहां समस्या होती है, मानव तस्करी की समस्या होगी, ड्रग्स की, इन मुद्दों पर चुनाव होगा। मराठा में अगर महाराष्ट्र में चुनाव होता है और क्षेत्रीय दल उसमें आते हैं तो निश्चित तौर पर वह मराठा आरक्षण के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ठीक है, तो इन चीजों पर आप ध्यान से इन चीजों को समझ जाएंगे। क्षेत्रीय आकांक्षाओं की पूर्ति निश्चित तौर पर उस पर हम बात कर चुके हैं कि वहां के जो मुद्दे होंगे उसकी बातें की जाएगी, और संघीय प्रणाली को निश्चित तौर पर मजबूत करेगा। संघ जो भारत है तो निश्चित तौर पर उसमें राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ क्षेत्रीय पार्टी जो है राज्यों की भागीदारी भी उतनी ही है। इसीलिए यहां पर निश्चित तौर पर यदि क्षेत्रीय पार्टी होते हैं तो भारत की जो संघीय प्रणाली है उसको मजबूती मिलता है, उसको ताकत मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यह देखते हैं कि क्षेत्रीय पार्टी के नकारात्मक पक्ष क्या हैं। आखिर कुछ तो कमियां रही होगी, अगर कमियां नहीं रही तो जनता जो उनसे जुड़े हुए थे, क्षेत्रीय पार्टी के साथ क्षेत्र विशेष के जनता जुड़े होते हैं। जब भी कोई क्षेत्रीय पार्टी बनती है तो वहां के जो जनता है वह बहुत भावनात्मक रूप से जुड़ करके उस पार्टी को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन समय के साथ देखा जा रहा है कि वहां के जनता फिर उस क्षेत्रीय पार्टी से कर करके राष्ट्रीय पार्टी के साथ चले जाते हैं। तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ कमी देखा होगा क्षेत्रीय पार्टी में। क्या क्या नकारात्मक पक्ष हो सकते हैं? देखिए, क्षेत्रीय पार्टी कई बार क्या होता है कि वह क्षेत्र विशेष के मुद्दों को उठाती है, इतना तो अच्छा है, पर क्षेत्र विशेष के मुद्दों को लेकर के बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, उसी को बहुत ज्यादा प्राथमिकता में वो रख लेते हैं और बाकी चीजें कहीं ना कहीं उससे धूमिल हो जाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूं, बिहार की कंडीशन में अगर आप लेंगे तो बिहार में बातें की गई कि कास्ट सेंसस कराइए, लेकिन आप जानते हैं कि बिहार एक गरीब राज्य है, तो केंद्र ने कहा कि अभी हम कास्ट सेंसस कराने की स्थिति में नहीं है। बिहार सरकार ने कहा कास्ट सेंसस हम खुद कराएंगे और अपनी जो खर्च है, उसका खर्च जो आएगा सेंसस कराने का, उसका वहन हम खुद करेंगे। अब यहां पर इस बात को समझना है, क्योंकि बिहार एक गरीब राज्य है, फंड की बहुत ज्यादा कमी है, तो जो फंड कास्ट सेंसस में लगा, संभव है कि वह फंड किसी और काम में लग सकता था, प्राथमिक शिक्षा में लग सकता था, स्वास्थ्य में लग सकता था, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लग सकता था, बहुत सारे मुद्दों पर लग सकता था। लेकिन वहां पर वह पार्टी उस मुद्दे के साथ आगे बढ़ती है, क्षेत्रीय पार्टियां। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीजों को लेकर के कई बार जो है राजनीतिक तकरार देखने को मिलता है और उसका नुकसान अंततः जो है उस राज्य को या जनता को झेलना पड़ता है। ठीक है, और कई बार क्या होता है, क्षेत्रीय पार्टी राष्ट्रीय हितों को ध्यान ही नहीं देती है। आप देखेंगे उदाहरण के तौर पर बंगाल में कई बार जब इलेक्शन होता है उस समय जो बांग्लादेश के साथ बहुत इशू होता है, बॉर्डर के साथ भी इशू हो जाता है और नदी जल बंटवारे को लेकर के भी इशू हो जाता है, लेकिन उसको कई बार वहां की क्षेत्रीय जितनी भी पार्टियां होती है उसको इग्नोर करती रहती है, जबकि राष्ट्रीय पार्टी जो है उस मुद्दे को उठाती है, लेकिन समाधान नहीं मिल पाता है, क्योंकि लगातार क्षेत्रीय दल सत्ता में बनी हुई रह जाती है। राष्ट्रीय मुद्दों पर उनका कोई स्पष्ट विचार नहीं होता है, क्योंकि उनकी पूरी जो पॉलिटिक्स है वह क्षेत्र विशेष पर टिकी हुई है और उनका जो जनाधार है, यानी कि उनका वोट बैंक जो है वह क्षेत्र विशेष के लोग हैं, वहां के स्थानीय लोग हैं। जो तमिलनाडु की पार्टी है उसे पता है कि यदि मुझे चेन्नई विधानसभा से लड़ना है तो चेन्नई विधानसभा में क्या क्या मुद्दे हो सकते हैं, मुझे उससे मतलब है। जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं, मेरा उससे सरोकार नहीं है। तो राष्ट्रीय हित कई बार गौण हो जाते हैं, जो अंततः एक राष्ट्र के लिए अच्छा नहीं होता है। विदेश नीति, राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के स्पष्ट कार्य योजना नहीं होती है, और कई बार यह देखा गया है कि केंद्र के साथ जब क्षेत्रीय पार्टी सरकार में होती है किसी राज्य में, तो केंद्र के साथ काफी
तकरार देखने को मिलता है उस पार्टी को, और इसका नुकसान उस राज्य को फंड में हो सकता है, उस राज्य को राजनीतिक रूप से हो सकता है, किसी योजना का सही से क्रियान्वयन नहीं हो सकता है, यानी कि अंततः जन कल्याण का जो कार्य है वह प्रभावित होता हुआ नजर आता है। अब यहां पर एक बात यह भी समझिए, राष्ट्रीय दल के नकारात्मक पक्ष क्या हो सकते हैं। देखिए दोनों ही बातें मैंने कहा कि राष्ट्रीय दल के बहुत सारे सकारात्मक पक्ष हैं, लेकिन नकारात्मक पक्ष तो हो ही सकते हैं ना। तो राष्ट्रीय दल के जो नकारात्मक पक्ष हैं वह क्या करेगी, ये स्थानीय मुद्दों को बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देगी, वह राष्ट्रीय मुद्दों के साथ आगे बढ़ना चाहेगी। राज्य में संभव है भुखमरी की बहुत समस्या रही हो, राज्य में संभव है बाढ़ आया हो, और वह राष्ट्रीय पार्टी जो है सीमा पर क्या हलचल चल रहा है उसकी बात कर रही हो। आप समझ पा रहे हैं, विदेश नीति में क्या हुआ हो उसकी बात कर रही हो, यानी कि उन मुद्दों को उठा रही हो जो मुद्दा संवेदनशील हो सकता है, जनता आंदोलित हो सकते हैं वोट देने के लिए, अपने पक्ष में लाने के लिए ऐसा कर सकती है। जो स्थानीय मुद्दे थे, जो वाजिब मुद्दे थे, उधर बातें नहीं कर सकती है। मतलब ये पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं कि ऐसा होता ही है, लेकिन ये संभावना तो राजनीति में बना ही रहता है। क्योंकि देखिए किसी भी राजनीतिक पार्टी का पहला लक्ष्य होता है सत्ता प्राप्त करना, और जब वो राजनीतिक दल सत्ता में आ जाती है तब फिर उसका पहला पक्ष हो जाता है कि अब सत्ता में बने रहना है। इसके लिए वह तरह तरह के कार्य करती है, संपादित करती है। अल्पसंख्यक समूह जो है इसकी सीमित भागीदारी जरूर हो जाएगी, और ये देखा ही जाता है जब भी कोई राष्ट्रीय पार्टी जो है किसी राज्य में चुनाव लड़ रही होती है, वहां इन चीजों को देखा जाता है कि वह जो मैंने कहा ना कि क्षेत्रीय पार्टी क्षेत्रीय भावना के साथ रहती है, क्षेत्रीय लोग उसमें जुड़े रहते हैं, यह यहां पर गौण होता हुआ नजर आता है। संभव है राजस्थान में चुनाव हो और उस चुनाव का पर्यवेक्षक जो बनाए जाए वह तमिलनाडु राज्य के रहने वाले हैं, तो यह समस्या आ जाती है कई बार। क्योंकि अगर राजस्थान में चुनाव हो तो जो व्यक्ति राजस्थान के ही हैं वही यदि उस राज्य के पर्यवेक्षक बनाए जाए तो अच्छे से समझ पाएंगे कि यहाँ के स्थानीय मुद्दे क्या हैं, किस तरह से लोगों को जोड़ा जाए, लोगों की समस्या क्या है, उसका समाधान कैसे किया जाए, ये काम करेंगे। उनका पूरा लक्ष्य उस पर्यवेक्षक का ये नहीं होगा कि किसी भी तरह से चुनाव जीतना है, ठीक है, नंबर बढ़ाना है। तो यहाँ पर यह समस्याएं व्यवहारिक तौर पर आ जाती है। राज्यों में तथा केंद्र में एक साथ राष्ट्रीय दल की सरकार होना संघीय प्रणाली के लिए एक नकारात्मक पक्ष माना जाता है। हालांकि एक बात यह भी है कि एक ही दल की अगर सरकार होती है तो कई बार जो योजनाएं होती है उसका क्रियान्वयन बहुत अच्छे ढंग से हो जाता है। यह भी एक व्यवहारिक पक्ष है। आप देखेंगे कि केंद्र में मान लीजिए कोई और दल की सरकार है और किसी राज्य में किसी और दल की सरकार है, तो दोनों दलों के बीच बहुत ज्यादा टकराहट होगा। केंद्र और उस राज्य के बीच में टकराहट देखने को मिलता रहेगा। फंड को लेकर के मिल सकता है, किसी योजना के क्रियान्वयन को लेकर के मिल सकता है, कई बार प्रशासनिक अधिकारियों की जो तबादले होते हैं उन सब चीजों को लेकर के भी आपको तकरार देखने को मिल सकता है। तो वो तकरार कई बार केंद्र राज्य का नहीं होता है, दो अलग अलग राजनीतिक दलों का होता है। व्यवहारिक पक्ष यही है। इसके अलावा देखिए, यदि आप जैसे कि 4 राज्यों के जो विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें 3 राज्य में बीजेपी आ गई सरकार में और 1 राज्य में कांग्रेस आ गई। अब यहां पर मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हो सकता है। यहां पर नकारात्मक पक्ष देख रहे हैं तो एक चीज और समझ लीजिए, जैसे कि बीजेपी यहां सरकार में आई तो बीजेपी को एक तो फायदा हुआ कि इस 3 राज्य में उसके मुख्यमंत्री बन जाएंगे, उनका वोट शेयर बढ़ जाएगा। और इसे कहा जा रहा है कि ये आगामी जो 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, ये 4 राज्य का विधानसभा चुनाव, और आज मिजोरम भी ले लीजिए तो ये 5 राज्य का जो विधानसभा चुनाव है वह सेमीफाइनल है, उसका फाइनल लोकसभा चुनाव हो जाएगा, तो ऐसा माना जा रहा है। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिए, यहां तो बीजेपी को फायदा हुआ ही कि वह चुनाव जीत रही है। दूसरी एक चीज फायदा और हो सकता है, वह फायदा क्या है? वह फायदा है राज्यसभा से संबंधित। यदि कोई पार्टी विधानसभा का चुनाव जीतती है, वहां पर यदि उसके अधिक विधायक होते हैं तो उसका सीधा सीधा फायदा उस पार्टी को राज्यसभा में होगा। और जब ये राज्यसभा में फायदे की बात की जा रही है और वह हित किसी राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ेगा, तब उसका असर राष्ट्रीय मुद्दों पर हो सकता है और होगा ही बिल को पास कराने में। जैसे कि आप समझ लीजिए, यहां पर राज्यसभा में 245 सीट है। आप जानते हैं 245 सीट है, किसी भी बिल को पास कराने के लिए बहुमत में होना चाहिए। बीजेपी फिलहाल जो है राज्यसभा में बहुमत में नहीं है, यानी कि बीजेपी की अगर सीटों की संख्या देखेंगे तो वह 94 है राज्यसभा में, ठीक है। और बीजेपी का जो गठबंधन है वह एनडीए है, यहां लिख देता हूं एनडीए है। तो एनडीए का अगर सीट देखेंगे तो एक तो इसमें बीजेपी शामिल हो ही गया, इसके अलावा कई और राजनीतिक दल एनडीए में होंगे, तो यह टोटल आंकड़ा 109 हो जाएगा। इस 109 में 94 जो है बीजेपी के शामिल हैं,
ठीक है, और यहां पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद और बाकी इसके और जो एनडीए के घटक दल हैं वो शामिल हैं। ठीक है, तो ये समझ सकते हैं, एक मसला ये हो गया। इसके अलावा राज्यसभा में बाकी जो सीटें हैं वो जो इंडिया अलायंस है, अपोजिशन कह सकते हैं, उनके पास है, और वह आंकड़ा जो है वह तकरीबन जो है इंडिया अलायंस का अगर आप देखेंगे राज्यसभा में वह 98 के आसपास है। ठीक है, यानी कि किसी भी बिल को बीजेपी को पास कराना पड़ेगा तो एनडीए में जितने घटक दल हैं उनका जो सांसद है, इसके अलावा एनडीए जो है यह देखेगी कि इधर से कुछ लोग टूट के आ जाए, या इधर जो लोग नहीं हैं, ये दोनों ही एनडीए और इंडिया में जो लोग नहीं हैं इंडिया अलायंस में, इसके बाहर के जो दल हैं वह समर्थन कर दे बीजेपी का यानी कि एनडीए का, और यहां पर सांसदों की संख्या बढ़ जाए, फिर वो बिल पास हो पाएगा। तो यह मसला है। लेकिन अब जो है यहां पर समझ लीजिए, तकरीबन आगे आने वाले चुनाव में राज्यसभा में तकरीबन 60 सीट पर चुनाव होना है, तो वहां पर सीधे सीधे फायदा बीजेपी को मिलेगा, और संभव है कि बीजेपी यहां अकेले बहुमत में राज्यसभा में आ जाए, उसे एनडीए की भी जरूरत ना हो। यदि यह हो जाता है, लोकसभा में बीजेपी बहुमत में है, राज्यसभा में भी होता है, तो फिर क्या होगा, किसी भी बिल को आसानी से पास कराया जा सकता है। तो यह एक फायदा होगा, और यह नुकसान किसके लिए होगा, क्षेत्रीय पार्टी के लिए। राष्ट्रीय पार्टी के लिए फायदा हो गया, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी लगातार हल्ला करते रह जाएगी, सदन में चीखते चिल्लाती रह जाएगी, बहस की मांग करते रह जाएगी, और यह मन बना ले राष्ट्रीय पार्टी कि नहीं सुनना है, हमें इस बिल को पास कराना है, यह जरूरी है। यदि वो मान के चलती है तो लाख शिकवा शिकायत के बावजूद भी वो बिल पास हो जाएगा। अब समझ गए, तो नुकसान क्या हो सकता है यह भी समझ करके चलना है। इसीलिए यह मसला जो मैंने कहा ना, चूंकि यह मसला अब बहुत चर्चा में होने वाला है, लगातार देखा जा रहा है कि जहां भी विधानसभा चुनाव हो रहा है वहां राष्ट्रीय पार्टी का दबदबा बढ़ रहा है, क्षेत्रीय पार्टी गौन होती जा रही है, उसकी जो उपलब्धि है वह कम होती चली जा रही है। हालांकि मैंने कहा कि मिजोरम में आज काउंटिंग जारी है, जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक संभव है कि मिजोरम की स्थिति क्लियर हो जाएगी, और मिजोरम में इस बार सत्ता जो है बदलती हुई नजर आ रही है, और संभव है कि ZPM वही क्षेत्रीय दल है, तो संभव है कि वही पार्टी जो है सत्ता में आएगी, उसी की मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये हो गया पूरा मसला आज का डिबेट हमारा। इसमें मैंने बता दिया कि प्रीलिम्स के लिए वह पॉइंट जरूरी था जहां पर यह बातें की गई कि राष्ट्रीय दल का दर्जा कैसे मिलता है। हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिला था, उस पर हमने एक लेक्चर किया था, आप प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा कि कैसे मिला था। इसके अलावा क्षेत्रीय दल कोई कैसे बनता है, यह भी आज के लिए, तो प्रीलिम्स में यहां से जरूरत आएगा। और ओवरऑल जो क्षेत्रीय दल और वर्सेज नेशनल पार्टी जो हो सकता है, यह आपके मेंस के लिए, इसके नफा नुकसान क्या हो सकता है, भारत की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जन कल्याण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह आलोचनात्मक अध्ययन में मेंस में पूछा जा सकता है। तो दोनों ही बातें क्लियर हो गई। यहां पर बातें करने को बहुत है, पर इस लेक्चर को यहीं पे रोकते हैं। इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है, और प्रश्न जो है वह प्रीलिम्स के स्तर का बनाया गया है। प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल कब माना जाता है। ठीक है, यूपीएससी ऐसा ही प्रश्न पूछ सकती है, इसीलिए हमने कोशिश किया है कि आपके लिए इस तरह का ही प्रश्न बना के लाएं। 4 विकल्प यहां दिया गया है, 4 में से कोई एक विकल्प सही होगा। आप जानते हैं प्रश्न का जवाब मैं नहीं बताया करता हूं, जवाब आपको ही देना है, और आप लोग अच्छा जवाब लगातार देते भी रहते हैं। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, आपको क्या लगता है कि क्षेत्रीय पार्टी का चुनाव हार जाना ज्यादा अच्छा है, या राष्ट्रीय पार्टी जो है वह उसका दखल ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए राज्यों में? इन सब बातों को लेकर के आगामी जो अभी 4-5 विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं उसके रिजल्ट को लेकर के आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। साथ ही प्रश्न का जवाब भी कमेंट बॉक्स में लीजिए, और ये जो इमोजी है जिस तरह से मुस्कुराते रहता है वैसे ही आप भी मुस्कुराते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।